हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सेकेंड लेक्चर की। और इसमें हम बात करेंगे आज मोमेंटम के बारे में और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और देखते हैं सबसे पहले कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग होगी मोमेंटम। इसको पीट से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर इसमें मोमेंटम की, तो हम बोलते हैं कि अच्छा, सबसे पहले अपन ये समझ लें, बाद में इसकी डेफिनेशन समझते हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास अगर m है, अगर उसके पास वेलोसिटी v है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m और उसके पास एक वेलोसिटी v है, तो हम बोलते हैं कि जो ये बॉडी है, इस बॉडी के पास एक मोमेंटम है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि इस बॉडी के पास एक मोमेंटम है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि मोमेंटम का केस तभी और तभी आता है जब अगर कोई बॉडी है जिसके पास मास m है और अगर उसके पास वेलोसिटी v है, तो हम बोलते हैं कि इस बॉडी के पास एक मोमेंटम है। ठीक है, अब समझते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड इट्स वेलोसिटी v। ठीक है, यही होता है आपका मोमेंटम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P = m × v। ठीक है, ये हो गया हमारा मोमेंटम। तो अगर हम इसको बोलें तो हम ये बोलेंगे कि ये इसका स्केलर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म है। अगर हम मोमेंटम के वेक्टर फॉर्म की बात करें, अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं P वेक्टर = m v वेक्टर। ये होता है। ठीक है, यहाँ पे आप सबको पता है कि मास क्या है, m क्या है मास, v क्या है वेलोसिटी, p क्या है मोमेंटम। आपको बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसकी दरअसल हम एक बात करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी को अपन समझते हैं। हम ये बोलेंगे कि जो मोमेंटम होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर हम बात करें मोमेंटम के डायरेक्शन की, तो हम बोलेंगे कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। मतलब मोमेंटम और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब हम दरअसल बात करने जा रहे हैं इसके यूनिट के बारे में। ठीक है, इसके हम यूनिट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो एक होता है आपका SI यूनिट और एक होता है आपका CGS यूनिट। दो यूनिट की बात होती है, SI यूनिट और CGS यूनिट। अगर हम SI यूनिट की बात करें तो देखिए, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट मीटर/सेकेंड। तो SI यूनिट क्या होती है मोमेंटम की? किलोग्राम मीटर/सेकेंड। ठीक है, अगर हम इसके CGS यूनिट की बात करें तो ये होती है ग्राम सेंटीमीटर/सेकेंड। ये होती है इसकी यूनिट। बात समझ में आ गई? तो ये तो था मोमेंटम के बारे में कुछ बातें, इसको समझ लीजिएगा। मोमेंटम क्या होता है? P × v, यही होता है। और ये होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो उस ऑब्जेक्ट या उस मास के वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। इसके यूनिट की बात करें तो SI यूनिट होता है किलोग्राम मीटर/सेकेंड, CGS यूनिट होता है ग्राम सेंटीमीटर/सेकेंड। कुछ बातें समझ में आ गई? चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो हम देखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
the rate of change of momentum is directly proportional to external force applied on that body। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो मोमेंटम के रेट में चेंज होता है उसी के। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझिएगा। अगर हम सबसे पहले बात करें मोमेंटम की, तो हमें पता है P इज इक्वल्स टू होता है m इंटू वी। ये हमें पता है कि मोमेंटम ये होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट। देखिए ये तरीका है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d/dt, यहाँ पे p वेक्टर इज इक्वल्स टू d/dt m इंटू वी वेक्टर, ये हम बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर इसकी बात करें तो आप लिख सकते हैं इसको d/dt p वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब देखिए आप सबको याद होगा, अगर आपने डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल देखा होगा कि अगर d/dt ये दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हैं तो इनके लिखने का तरीका होता है कि एक फंक्शन को आप बाहर ले लीजिए, तो m को हमने बाहर ले लिया, दूसरे फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर बीच में प्लस होता है, फिर आप दूसरे फंक्शन को बाहर ले लीजिए और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम मास को बाहर ले लेते हैं, d/dt, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, प्लस में हम वेलोसिटी को बाहर ले लेते हैं, फिर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं किसको, मास को। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, हम मान लेते हैं मास क्या है, कांस्टेंट है। इफ मास इज कांस्टेंट, मास क्या है, कांस्टेंट है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू की, यानी कि अगर हम बात करें d/dt और यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लें तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब कि जो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0, तो v वेक्टर से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब इसे लिखिए d/dt p वेक्टर इज इक्वल्स टू m d/dt v वेक्टर, हम ये लिखेंगे। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे हम ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो d/dt p वेक्टर इज इक्वल्स टू m a वेक्टर, ये आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि d/dt p वेक्टर इक्वल्स टू m a, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू m a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम ऐसा मान लेते हैं, अब थोड़ा दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए हम ये मान लेते हैं, या फिर हमको ये पता है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी इज F, हम ऐसा मान लेते हैं कि उस बॉडी के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स क्या है, F है, और हम बोल देते हैं एंड इट्स एक्सेलरेशन एंड इट्स
एक्सेलरेशन की बात करें, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर, हम ऐसा बोल दे रहे हैं। तो जो यहाँ पे फोर्स होता है हम सबको पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, ये हमें पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। अगर हम यहाँ पे अगर ये हटाना चाहें प्रोपोर्शनल, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है k इज इक्वल्स टू एम ए वेक्टर। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे जो k है इसकी वैल्यू 1 होती है, जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 होती है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये हमें नहीं पता, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये हमको पता है। तो यहाँ पे f वेक्टर इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे एम ए वेक्टर, इसको k की वैल्यू क्या है 1, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हम ये बोलेंगे कि पुट इन फर्स्ट, तो एम ए वेक्टर के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, f पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे d अपॉन डी टी, ये p वेक्टर इज इक्वल्स टू f वेक्टर, ठीक है, ये आ गया। तो देखिए ये हमने प्रूफ कर दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू f, ठीक है, मतलब मोमेंटम के रेट, मोमेंटम जो होता है अगर समय के साथ चेंज होता है, इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, तो ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और इसे अगर आप अच्छी तरह से समझ गए हैं तो चलिए इसमें हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन हो गया है, हमें ये भी पता चल गया है कि जो फोर्स होता है वो होता है d अपॉन डी पी अपॉन डी टी के बराबर, ठीक है। और आप मोमेंटम भी समझ गए थे कि p इक्वल्स टू एम इंटू वी होता है। अब ज़रा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझिए क्या लिखा है। बोल रहा है कि अ रॉकेट, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। बोल रहा है कि अ रॉकेट विद अ लिफ्ट ऑफ मास 3.5 इंटू 10⁴ किलोग्राम इज फायर्ड अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10⁻² मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, फाइंड द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट। बोल रहा है कि इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट क्या होगा। अब इसे समझिएगा, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो जो ये बॉडी है इसका मास कितना दिया गया है, 3.5 किलोग्राम के बराबर ये दिया गया है। इसका जो 3.5 इंटू 10⁴ किलोग्राम ये दिया गया है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन आपका दिया गया है, इसको वेक्टर फॉर्म में वैसे भी लिख सकते हैं 10⁻² मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, ये दिया गया है। और बोल रहा है यहाँ पे कि जो रॉकेट है, रॉकेट का मास इतना है, शुरुआत में इसको इतना एक्सेलरेट प्रोवाइड कर दिया गया। अगर इसको इतना एक्सेलरेट प्रोवाइड कर दिया तो वो कितने फोर्स से ऊपर जाएगा, कितने फोर्स से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, या यहाँ पे ये बोलेंगे इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, उसके इनिशियल फोर्स के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एम ए के बराबर होगी। एम की वैल्यू है 3.5 इंटू 10⁴, ए की वैल्यू आपका दे रखा है 10⁻², तो ये आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻² न्यूटन के बराबर। यानी कि उसके ऊपर जो इनिशियल थ्रस्ट लग रहा है वो कितना है, इतने न्यूटन के बराबर है, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे और उसके बाद जब हमारा थ्योरी ख़त्म होगा तो हम आएंगे अपने मेन क्वेश्चंस के ऊपर, और हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे अलग से, ठीक है। और अगर आप पहले ही सारी चीज़ों को समझ लेते हैं तो उम्मीद है या उम्मीद की जाएगी कि आप खुद एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे ये 2 kg का ब्लॉक है। इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ये है 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है
कि फाइंड, फर्स्ट ये बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सेकेंड हमसे ये पूछ रहा है कि नॉर्मल फोर्स बिटवीन या नॉर्मल बिटवीन बोथ ब्लॉक्स, ठीक है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन की बात करें, अच्छा यहाँ पे और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स 0 मान के चलते हैं, या जब तक आपसे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कोई बात ना हो आप भी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक फ्रिक्शन फोर्स गिवन ना हो या फ्रिक्शनल कोफिशिएंट गिवन ना हो तब तक आप फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के अपने पास दो तरीके होंगे, ठीक है। हम दोनों तरीक़ों से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। चलिए फर्स्ट तरीका अपन देखते हैं। तो हम इसका एफवेडी बनाएंगे। यहाँ पे ये ब्लॉक कितने किलो का है, तो ये है 2 किलो का ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, क्या ये ब्लॉक ऊपर या नीचे जा रहा है? ये ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे 2G, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको अपन बोल लेते हैं N, ठीक है। एक नॉर्मल फोर्स, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर अभी और बात करेंगे, लेकिन अगर एक बात करें यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की, तो ये 2G के बराबर ही होगा। G की वैल्यू अगर हम 10 ले लें तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स जो इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई हो रहा है वो 20 न्यूटन हो रहा है। ये एक बेसिक सी बात है, इसकी ज़रूरत अपने को यहाँ नहीं है, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको समझेंगे नहीं, इसको समझेंगे, क्योंकि जब फ्रिक्शन फोर्स की बात होगी वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब हम बाकी फोर्सेस की बात करते हैं। तो इस ब्लॉक के ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कितने का? 50 न्यूटन का। आप देखिए ऐसे लग रहा था ना, इसको ऐसे दिखाया गया है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या इधर की तरफ लग रहा है तो आप खींच दीजिए, आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया आपका फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये दोनों ब्लॉक्स चिपके हुए हैं, तो ये ब्लॉक इसके ऊपर एक नॉर्मल, देखिए हो क्या रहा है कि ये ब्लॉक इसको किधर की तरफ धक्का दे रहा है? इधर की तरफ। तो ये ब्लॉक इसके ऊपर भी इधर की तरफ धक्का देगा, इधर की तरफ, और इधर की तरफ धक्का देगा, यानी कि एक फोर्स अप्लाई करेगा। उस फोर्स को अपन N1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पे कि ये दोनों ब्लॉक्स एक एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आगे की तरफ कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। पीछे की तरफ कितना लग रहा है? N1। तो हम, और ये एक्सेलरेट कितने से कर रहा है? A से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दोनों ब्लॉक चिपक के चल रहे हैं, इसीलिए इनका एक्सेलरेशन क्या होगा? A होगा। तो अगर ये A के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है तो ये क्या है? ये डोमिनेट करेगा, यानी कि ये ज़्यादा फोर्स है, तो ये 50 न्यूटन, ठीक है। ये 50 न्यूटन। पीछे की तरफ कितना लग रहा है? N1। तो अगर इसको प्लस मान लें तो ये क्या होगा? माइनस, ठीक है। तो माइनस N1 इज इक्वल्स टू, ये फोर्स है, और F इक्वल्स टू क्या होता है? ma। तो अगर यहाँ पे चाहें आप तो ऐसे भी लिख सकते थे, F नेट इज इक्वल्स टू ma, ऐसे लिख सकते थे। अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर, यानी 2 kg के ब्लॉक के ऊपर अगर फोर्स की बात करें तो दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, तो हम बोलेंगे 50 न्यूटन या 50, फिर प्लस, यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसे माइनस N1 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है? 2, और एक्सेलरेशन कितना है? A हमने माना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 माइनस प्लस क्या होगा? माइनस N1 इज इक्वल्स टू 2A। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करें अपन, तो ये है हमारा 3 kg का ब्लॉक। इसके ऊपर चाहें आप तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? ये 3G लगेगा। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? हम इसको N' मान ले रहे हैं, ऐसा मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक भी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसीलिए ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी N' इज इक्वल्स टू 3G, यानी कि 3 × 10, यानी ये आ जाएगा 30 न्यूटन के बराबर, ठीक है। अब आगे की बात करें तो देखिए इस ब्लॉक के ऊपर ये ब्लॉक किधर की तरफ फोर्स लगा रहा था? पीछे की तरफ। कितना लगा रहा था? N1। कितना लगा रहा था? N1 लगा रहा था। तो ये ब्लॉक इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, और कितना लगाएगा? N1 के बराबर। क्योंकि हमने देखा था कि एक्शन और रिएक्शन के हिसाब से
ये ब्लॉक इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा ये ब्लॉक भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई? तो हम फिर अच्छा क्या इसके ऊपर और कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है? कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। अच्छा ये ब्लॉक किधर जा रहा है? तो ये आगे की तरफ जा रहा है एक एक्सेलरेशन से। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एफ नेट डैश इज इक्वल्स टू एम ए। तो एफ नेट इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? एक फोर्स। कितना लग रहा है? n1 के बराबर इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है? 3 kg। तो 3 एक्सेलरेशन कितना है? a। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करिए, इसको इसमें पुट कर दीजिए। तो हम बोलेंगे पुट इन फर्स्ट। आप फर्स्ट में पुट करिए। तो n1 के प्लेस पे 3a। तो ये आ गया आपका कि 50 माइनस n1 के प्लेस पे 3a इज इक्वल्स टू ये आपका 2a। तो 2a। तो अब क्या करिए कि ये 50 इज इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो 5 पे आ जाएगा। तो इसको 5 यानी 50/5 इज इक्वल्स टू a कर देंगे। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। देखिए ये प्लस आया है ना, इसीलिए ये इधर ही मूव कर रहा है। ठीक है, एक और चीज़ है, हमसे एक चीज़ तो पता चल गया हमें कि a की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यानी ये दोनों ब्लॉक्स कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं? 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। ठीक है, अब हमसे पूछा था नॉर्मल फोर्स बिटवीन बोथ ब्लॉक्स। तो नॉर्मल फोर्स कितना है? n1। तो हमसे बोल रहा है n1 की वैल्यू बताइए। तो हम यहीं पे चाहें तो पुट कर दें n1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 10। तो हम रखेंगे 10 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन। यानी कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो 30 न्यूटन। कहने का क्या मतलब है, ये ब्लॉक इसके ऊपर 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये ब्लॉक भी इसके ऊपर 30 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है और ये 30 न्यूटन ही आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे भी पुट कर लें, वैल्यू यही आएगी। देखिए जैसे 50 माइनस n1 और n1 की वैल्यू, अच्छा हमसे n1 नहीं पूछा था, तो 50 माइनस n1 इज इक्वल्स टू 2a। तो 2a तो 2 इंटू 10 ये 20। आप इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए। तो 50 माइनस 2 10 जा 20 इज इक्वल्स टू माइनस इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा n1। तो कितना बचा? ये 30 न्यूटन। ठीक है, तो n1 की वैल्यू क्या आ गई? 30 न्यूटन। तो आप चाहें ऐसे कैलकुलेट करिए या कैलकुलेट करिए ऐसे, दोनों वैल्यू सेम आएंगी। ठीक है, अच्छा एक तरीका और है एक्सेलरेशन निकालने का, उसको हम शॉर्टकट तरीका समझेंगे। आप देखिए, अगर आपसे ये बोर्ड एग्ज़ाम में आता है अगर इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप इसको ब्रॉडली सॉल्व करिएगा और ये देख लीजिएगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए केवल और केवल एक्सेलरेशन पूछता तो हम इन दोनों ब्लॉक्स को कंबाइंड मान लेते। जब कंबाइंड मांगते तो इनका मास ओवरऑल कितना आ जाता? 5 kg। तो हम ये बोलेंगे कि ये ब्लॉक कितने का है? 5 kg का है। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो आगे की तरफ कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। ठीक है, और ये कितने से जा रहा है? ये जा रहा है कितने से? एक एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी कि 50 F इज इक्वल्स टू मास कितना है? 5, एक्सेलरेशन कितना है? a, यानी a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 50/5 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आप ऐसे भी चाहें तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या एक और तरीका ध्यान रखिएगा, जैसे अगर इस तरीके का बॉडी है तो आप दोनों को कंबाइन करिए। a की वैल्यू डायरेक्ट, ये फोर्स कितना है? 50 अपॉन दोनों के मास से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार और देखिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर 3 ब्लॉक्स गिवन हैं तो उनके ऊपर अगर ये सारी चीज़ें पूछता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 ब्लॉक्स गिवन हैं। ये आपका है 1 kg का, ये 2 kg का, ये आपका है 3 kg का,
इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 120 न्यूटन। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड, फर्स्ट है एक्सेलरेशन, दूसरा हमसे पूछ रहा है नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स। अब ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। बिटवीन ब्लॉक्स का मतलब कि इस ब्लॉक के बीच, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच कितना नॉर्मल फोर्स है, इनके बीच नॉर्मल फोर्स कितना है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब ज़रा समझते हैं। सबसे पहले अगर आप चाहें तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं शॉर्टकट तरीके से भी। अब देखिए ये तीनों ब्लॉक्स जो हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, यानी कि ये तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, यानी कि ए। मान लेते हैं कि ए के एक्सेलरेशन से तीनों एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहें, देखिए नॉर्मल निकालने में दिक्कत होगी तो हम इसको लॉन्ग तरीके से ही कर रहे हैं। हम सबसे पहले बना रहे हैं 1 kg ब्लॉक जो है उसका है वेडी। नॉर्मल फोर्स क्या है उसको रिप्रेजेंट कर देना, आप उसे समझ लीजिएगा। देखिए हम बोल रहे हैं कि जो 1 kg का ब्लॉक है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 1g के बराबर, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा n, हम ऐसा बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, 120 न्यूटन का। ठीक है, 120 न्यूटन का। अब देखिए इन दोनों ब्लॉक्स की बात करें तो ये ब्लॉक इसके ऊपर धक्का दे रहा है आगे की तरफ, तो ये भी इसको धक्का देगा पीछे की तरफ, यानी इनके बीच एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो देखिए ये ब्लॉक इसको आगे की तरफ धक्का दे रहा है तो ये इसको पीछे की तरफ देगा। तो हम मान लेते हैं कि जो 2 kg का ब्लॉक है इसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है वो N1 लगा रहा है, हम ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक है, और ये ब्लॉक कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, एक एक्सेलरेशन से। अब हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, यहाँ पे हम ये बोलने वाले हैं कि F नेट इज इक्वल्स टू ma होता है। इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है। इधर की तरफ कितना लग रहा है, 120 न्यूटन, और इसको पॉजिटिव मान लेंगे तो अपोजिट वाले को क्या मानेंगे, निगेटिव। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं N1 इज इक्वल्स टू, इसका मास कितना है 1 kg, इसका एक्सेलरेशन कितना है a, तो इसको हम लिख सकते हैं a। तो 120 माइनस N1 इज इक्वल्स टू a आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। देखिए ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसीलिए n इज इक्वल्स टू 1g आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा, बना लीजिएगा। जो हमें चाहिए वो हम पहले बना लेते हैं। अब हम 2 kg के ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो देखिए जो 2 kg का ब्लॉक है इसके ऊपर अगर बात करें नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये 2g लगेगा, ऊपर की तरफ जो नॉर्मल फोर्स लगेगा उसको n डैश मान लेते हैं। ठीक है, अब समझिएगा 2 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स इधर की तरफ लगा रहा था वो N1 था, तो ये भी इसके ऊपर एक्शन फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, वो भी कितना लगाएगा, N1 के बराबर। तो ये लगेगा N1 के बराबर। बात समझ में आ रही है ना। अब समझिएगा ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी तो एक्शन रिएक्शन लगेगा, तो अगर ये इसके ऊपर एक्शन फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ तो ये इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पीछे की तरफ। हम मान लेते हैं N2, क्या मान लेते हैं, N2। ठीक है, और ये कितने से एक्सेलरेट कर रहे हैं, A से। तो हम ये बोलेंगे कि अगर ये A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, तो अगर इधर की तरफ पॉजिटिव मान लें N1 तो पीछे की तरफ क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2a के बराबर। तो ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। बात समझ में आ गई। चलिए हम अब बात करते हैं थर्ड की। ये थर्ड है हमारा 3 kg का ब्लॉक है, ऊपर की तरफ हम मान लेते हैं कि N3 और नीचे की तरफ लग रहा है 3g ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये N डैश है, N3 नहीं N डैश है। अब यहाँ पे समझिएगा ये इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स इधर लगाया है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा एक्शन फोर्स आगे की तरफ, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, N2 के बराबर। क्योंकि इसने इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स N2 लगाया था तो ये इसके ऊपर एक्शन फोर्स N2 ही आगे की तरफ लगाएगा, और ये A के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे N2 इज इक्वल्स टू 3a, हम ये बोलेंगे, और ये होगा हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करिए,
कि तीनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, इसको इसमें पुट करिए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे पुट इन सेकेंड, इसको सेकेंड में पुट करें, सॉरी हाँ सेकेंड में लाइए इसको। n1 माइनस n2 की वैल्यू कितनी है 3a, तो रखेंगे 3a इज इक्वस टू 2a, यानी n1 इज इक्वस टू आ जाएगा, इसको रखेंगे इधर तो ये आ जाएगा 5a। ठीक है, अब हम बोलेंगे यहाँ कि पुट इन फर्स्ट, अब इसको फर्स्ट में पुट करिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 120 माइनस n1 की वैल्यू कितनी है 5a, तो 5a इज इक्वस टू a, इसको इधर भेजेंगे तो 20 इज इक्वस टू 6a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 120/6, यानी कि आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखिए ये हम बोलेंगे ये जो ब्लॉक है ये कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। ठीक है, तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया कि ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब हमसे इनके बीच लगने वाले एक्शन रिएक्शन यानी नॉर्मल फोर्सेस के बारे में बात हो रही है, तो हमें बताना है n1 और n2 की वैल्यू। तो अब क्या करिए, एक्सेलरेशन को इसमें पुट कर दीजिए, तो n1 इज इक्वस टू आ जाएगा 5 इंटू, अब इसको यहाँ रख देंगे 20, यानी कि 100 न्यूटन आ जाएगा। यानी कि इस और इस ब्लॉक के बीच में जो जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन के बराबर लग रहा है। यहाँ की बात करते हैं तो n2 इज इक्वस टू आ जाएगा 3 इंटू, और ये आपका है 20, तो 20 यानी ये आ जाएगा 60 न्यूटन के बराबर। यानी इस और इस ब्लॉक के बीच में कितना फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन के बराबर। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का पोर्शन, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। और ये चैप्टर अगर इतनी सारी चीज़ों को अपन सीख जाते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू।